क्या बिहार में वाकई बीजेपी ने नीतीश कुमार के पर कतर दिए हैं? अभी के लिए इस सवाल का जवाब है नहीं। चुनाव में 74 सीटें जीतने के बाद बीजेपी जेडीयू के बड़े भाई के रूप में उभरी और लोग ऐसा कहने लगे कि अब तो नीतीश कुमार का खेल खत्म है, उनको बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया है, बीजेपी आखिरकार उन्हें बिहार से बाहर करने जा रही है और न जाने क्या क्या। जबकि ये सभी विश्लेषण और अटकलें कुछ वजहों से सही थे। ये देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी है, नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने साफ तौर से साइडलाइन होने से इनकार कर दिया है। और हम ये कैसे कह सकते हैं? जरा इन तथ्यों को देखिए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच विभागों का बंटवारा। शपथ लेने वाले 15 मंत्रियों में से नीतीश कुमार समेत 6 जेडीयू के, 7 बीजेपी के हैं जिनमें 2 डिप्टी सीएम हैं और एक वीआईपी और एचएएम के हैं। लेकिन प्रमुख मंत्रालय जो पिछली बार जेडीयू के पास थे, इस बार भी उन्हीं के पास हैं। गृह, शिक्षा, परिवहन और अल्पसंख्यक कल्याण जैसे मंत्रालय पिछली बार जेडीयू के पास थे और इस बार भी उन्हीं के पास हैं। वित्त, राजस्व, स्वास्थ्य और आईटी मंत्रालय पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी के पास है। बीजेपी को कुछ और मंत्रालय मिले हैं जैसे कि उद्योग, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन, गन्ना, जो पहले जेडीयू के पास थे। कमोबेश कुछ मंत्रालय भले ही इधर उधर हुए हों, लेकिन प्रमुख मंत्रालय अभी भी जेडीयू के पास हैं। तो सवाल यह है कि नीतीश का हुक्म का इक्का क्या था? इस नजर से देखें तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के महत्वपूर्ण विभागों को लेने की कोशिश के किसी भी दबाव में झुकने से इनकार कर दिया। वो जानते थे कि बीजेपी के पास उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी का आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं हो सकता। लेफ्ट और कांग्रेस बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता। यहां तक कि अगर अन्य दलों के विधायक बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का फैसला करते भी हैं तो उन्हें कम से कम 48 विधायकों की जरूरत होगी। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार किसी भी समय आरजेडी की ओर रुख कर सकते थे और बीजेपी को गच्चा दे सकते थे। याद कीजिए, उन्होंने पहले भी ऐसा किया हुआ है। लेकिन फिर भी नीतीश की राहें इतनी आसान नहीं होंगी। बीजेपी के पास भले ही कोई अहम विभाग नहीं हो, लेकिन इस बार बीजेपी के एक नहीं 2 डिप्टी सीएम हैं। हालांकि अभी स्पीकर तय नहीं किए गए हैं, लेकिन वो भी शायद बीजेपी के ही होंगे। हो सकता है कि ये चीजें शायद नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं हो, लेकिन गठबंधन में बीजेपी की सदस्यों की संख्या के कारण वो निश्चित रूप से नीतीश पर भारी पड़ने वाली है। और जब बीजेपी की बात आती है तो कोई भी पूछ सकता है कि भाई बीजेपी को क्या हासिल हुआ? नंबर के लिहाज से ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत नहीं है। 2010 चुनाव के वक्त बीजेपी ने 90 सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा बदलाव इस बार मंत्रिमंडल में पेश किए गए नए लोग हैं। सुशील मोदी के बदले तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी हैं। यहां बता दें कि सुशील मोदी के नीतीश कुमार के साथ अच्छे संबंध थे। कई लोग कहते हैं कि बीजेपी अगले 5 साल तक में बिहार में विस्तार करना ही नहीं चाह रही है, जबकि यह पार्टी के लिए ट्रांजिशन पीरियड लग रहा है, जब तक कि वो अपने दम पर सरकार बनाने या जेडीयू के बिना नए सिरे से चुनाव लड़ने के लिए जमीन नहीं बना देती। इस दौरान पार्टी की मुख्य प्राथमिकता क्या होगी? अपने हिंदुत्व वोटर बेस को बढ़ाएं, नीतीश कुमार के गैर यादव ओबीसी, महादलित और महिला वोटर बेस पर जीत और आरजेडी का यादव वोटर बेस। तेजस्वी के लिए भी ये चेतावनी की घंटी है। तो अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए आगे क्या? क्या अब से कुछ महीनों बाद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ टकराव के मोड़ में जाएंगे और खुद को शहीद बताने के लिए अपनी सरकार गिरा देंगे? ऐसा ही कुछ शिवसेना ने महाराष्ट्र में किया था। केवल यही अंतर था कि उन्हें कभी बैठकर पोर्टफोलियो के बारे में बातचीत करने की नौबत ही नहीं आई। या फिर चाहे बीजेपी ने जो भी योजना बनाई हो, नीतीश कुमार इसे गंभीरता से अपनी आखिरी पारी के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने एक चुनावी रैली में संकेत दिया था कि यह उनका आखिरी चुनाव है। और इस स्थिति में जेडीयू का क्या होगा? क्या नीतीश के बैकसीट लेने के बाद नेता पार्टी चलाने में कामयाब रहेंगे या पार्टी बेईमानी हो जाएगी? दोनों में से किसी भी घटना में यह देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू की किस्मत क्या मोड़ लेती है, क्योंकि अब वो राज्य में बीजेपी की जूनियर पार्टनर है।